जय बाबा बर्फानी जी की। जय बाबा बर्फानी जी की। अभी हम बालटाल बेस कैंप पे हैं। इसके पहले हम नीलगढ़ हेलीपैड पे थे। 6 तारीख से अब तक हम नीलगढ़ हेलीपैड पे थे। बाद में हमें पता चला कि जो बस की टिकटें हैं जो कॉन्वॉय के साथ चलती हैं वो बालटाल बेस कैंप पे मिलती है। तो हम बस की टिकटें लेने के लिए हम बालटाल बेस कैंप आए। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि जम्मू श्रीनगर हाईवे में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण हाईवे डैमेज हो गया है, रोड बह चुकी है। तो हम यहाँ फंस चुके हैं और अब हम बालटाल में यहाँ पे टेंट लिए हैं। टेंट का किराया 200 रुपया है। इसके पहले हेलीपैड पे 350 था। यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड पहले से थे जो कि पैदल यात्री हैं। मैं उनको आपसे आगे की वीडियो में मिलवाऊंगा। वो बालटाल के पैदल यात्री हैं। उन्होंने हमारे लिए अपना ही टेंट उन्होंने शेयर कर लिया हमसे। 3 लोगों का टेंट था जिस पे हम 3 आ चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ इस कारण से कि जो परेशानियाँ अमरनाथ यात्रा पे होती हैं उससे आपको अवगत करा सकूं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बाबा जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा की बुराई नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में बस सिर्फ जो मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, श्राइन बोर्ड में दिक्कत है, जो जो तकलीफ़ें हमें महसूस होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमने 10 पॉइंट बनाए हैं और वो 10 पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम दोनों, ये पारस जी हैं और मेरा नाम अंकित कुमार है, हम दोनों पिछले साल पहलगाम से पैदल यात्रा किए थे। 11 जुलाई को हमने जम्मू छोड़ा था और 17 जुलाई को हम गुफा पर पहुंचे थे। पिछली अमरनाथ यात्रा 8 जुलाई को मतलब क्लाउड बस्ट हुआ था, बहुत लोग मर गए थे, जिसके कारण हमें मतलब पूरे यात्रा में 2-2 3-3 दिन के लोग जम्मू में फंसे हुए थे और एक साथ उन्हें यहाँ भेज दिया गया था। पहलगाम में बहुत हेवी रश था। पूरी यात्रा बारिश में हमने कंप्लीट की। पंचतरनी में हमें 2 रात गुजारनी पड़ी, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तरह तरह की तकलीफ़ें हमें सामना हुआ हमारा। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कितने कष्ट में यात्रा कंप्लीट किए थे। रोड में पूरी कीचड़ कीचड़, फिसलन भरी हुई थी। खाने का दिक्कत था। भंडारे पे हम लाइन लगते थे, हमारा नंबर आता था, भंडारे में खाना ख़त्म हो जाता था। बाथरूम का स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मतलब हम पिछली यात्रा में हम मतलब तड़प तड़प के हमने यात्रा पूरी की थी। लेकिन हमने ये सोचा कि ये मतलब नया नया साइन बोर्ड का गठन हुआ है, बहुत दिनों बाद यात्रा शुरू हो रही है, प्लस जो क्लाउड बस्ट हो गया जिसके कारण मैनेजमेंट में थोड़ी कमी रह गई होगी, तो इसमें नेक्स्ट ईयर शायद थोड़ा बढ़िया हमारा भी होगा। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, तो शायद हमें भी लगा कि शायद होता होगा, चलो ठीक है। तो उस यात्रा में कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं था हमारा, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने ये सोचा बस कि मैंने उस समय एक वीडियो बनाया था पंचतरनी बेस कैंप पे। जब हमें दूसरे दिन रोका गया था तो हम बहुत तड़पे थे पंचतरनी बेस कैंप में। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ तकलीफ़ें गिनाई थी, लेकिन बाद में मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। इसी कारण से डिलीट कर दिया दोस्तों कि मुझे लगा कि ये पहली यात्रा है, ज़्यादा श्राइन बोर्ड के पास नॉलेज नहीं होगा, नया नया गठन हुआ है, प्लस क्लाउड बस्ट हो गया, तो हमें ब्लेम करना ठीक नहीं है। तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया और मुझे लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा निगेटिव हो गया हूँ, पहली बार यात्रा कर रहा हूँ, तो शायद मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। इस साल दोस्तों मैंने ये सोचा कि पंचतरनी जगह जो है दोस्तों वो नर्क के समान है। वहाँ की तकलीफ़ें मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। पंचतरनी में बिस्तर गीला रहता है, टॉयलेट की स्थिति बहुत ख़राब रहती है, टॉयलेट दूर रहता है, भंडारा आपके टेंट से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बहुत तरह तरह की तकलीफ़ें, हड्डी जमा देने वाली सर्दी होती है वहाँ पे। तो हमने यही सोचा कि इस साल हेलीकॉप्टर से चलते हैं और हेलीकॉप्टर से हम डायरेक्ट सुबह की स्लॉट लेके पंचतरनी जाएंगे और पंचतरनी से हम लोग पैदल गुफा पे जाएंगे और पैदल ही बाल्टा लाएंगे, क्योंकि हमने सोच रखा था कि हम कभी भी घोड़ा पालकी ये सब नहीं लेंगे। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी जानवर को हम परेशान नहीं करना चाहते थे। पैदल चलने में हम पूरी तरह से कैपेबल हैं दोस्तों। बाल्टाल रूट से हमने जाना प्रेफर नहीं किया क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हुई थी पहलगाम रूट में, तो हमने सोचा बाल्टाल रूट और भी टफ है, क्योंकि लास्ट ईयर हम बाल्टाल रूट से उतरे थे, मैंने देखा वो भी रूट आसान नहीं है, बहुत स्टीप चढ़ाई है। तो मैंने सोचा कि हम लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं, बाल्टाल रूट से पैसे भी बच जाएंगे, पंचतरनी हम लोग पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम लोग पैदल यात्रा अपनी आराम से कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग उसके बाद 7 जुलाई का हमने लिया अपना स्लॉट। 7 जुलाई का स्लॉट लिया, हम आए यहाँ पे। मैंने पहले वीडियो में भी मेंशन किया है, हम आए नीलगढ़ हेलीपैड, हमारा सुबह के स्लॉट को शाम का कर दिया गया। अगले दिन बारिश, लगातार बारिश, तो एक दिन हमें वेट करने को कहा गया, दूसरे दिन हमारा टिकट कैंसिल करके रिफंड प्रोसेस हो गया है। 14 दिनों के बाद या अंदर हमें रिफंड मिल जाएगा दोस्तों। ये थी अब तक की कहानी जो मैंने यहाँ आपको बताई।
उसके बाद दोस्तों आज ही मतलब आज 8 तारीख है, आज हमने कैंसिलेशन कराया अपने हेलीकॉप्टर टिकट का। हमारा रिफ़ंड इनिशिएट होने वाला है या हो गया होगा, कुछ दिन में पैसे आ जाएंगे। तो बस की टिकट हमने ड्राइवर की नंबर ले ली थी। मैंने ड्राइवर को कॉल करके पूछा क्या बसेस नीलगढ़ हेलीपैड पे पिकअप करती हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, आपको यहीं पे आना होगा बेस कैंप बालटाल बेस कैंप पे आ गए हैं। अब हम यहाँ फंस चुके हैं, यात्रा रुकी हुई है, रोड ब्लॉक है, तो अभी हम यहाँ फंसे हुए हैं। ये तो चलो नेचुरल डिज़ास्टर है, तो इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। हम लोग फंस चुके हैं, अब हम इंतज़ार करें रोड कब तक बनेगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। दोस्तों तकलीफ़ें तो बहुत होती हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। मैंने कल डीसी अनंतनाग का ट्विटर प्रोफाइल देखा, उसमें कुछ लेडीज़ थी, कुछ बड़े बूढ़े, वो हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि मैं धन्य हो गया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा यात्रा है, बाबा जी मज़ा दे रही है एकदम, क्या बनाऊँ मैं। मतलब मुझे ताजुब हो रहा था यार कि हम लोग कितने बदनसीब हैं और वो इतना मतलब बड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि या तो वो पहले जत्थे में आते हैं, जैसे बाराती के जैसा बैंड बाजा बजा के सबको भेजा जाता है, तो पहले जत्थे में थोड़ा वीआईपी फील होता होगा, तो वो शायद पहले जत्थे में बारिश भी नहीं होती, आषाढ़ का महीना होता है, तो वो अच्छा फील कर रहे होंगे, तो उन्होंने बोल दिया ऐसी बातें। या तो हो सकता है डीसी अनंतनाग ने उन्हें मिठाई का डब्बा दिया होगा कि तुम बोल दो यार, कुछ बोला होगा, पैसा ले लो यार, तू कुछ बोल दो, तो बोल दिया होगा। लेकिन आप देखो सारे ब्लॉगर्स के सब बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, वो लोग घोड़े पे जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई बताता नहीं है दोस्तों कि तकलीफ़ें क्या है एक्चुअल में। जब बारिश होती है तो क्या क्या दिक्कतें हमें महसूस होती हैं, कैसा फील करते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। आज हम आपको 10 पॉइंट में बताएंगे कि जब मौसम ख़राब होता है तो अमरनाथ यात्रियों के साथ क्या क्या घटती है, और दुर्घटना भी होती है, आप जानते ही हो, हर साल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अब मैं पॉइंट्स चालू करूँगा। पहला पॉइंट तो यही है मैंने कि लिख के अमरनाथ रखा है। यात्रा डे बाय डे टफ होती जाती है, मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि डे बाय डे अमरनाथ यात्रा जो है उसकी स्थिति ख़राब होती रहती है। आप देखो दोस्तों, पहले दिन आप आओगे, बैंड बाजा बारात के साथ आपको भेजा जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी झंडा दिखा के आपको रवाना करेंगे। पहला जत्था खूब नाम दिया जाता है। उस समय अच्छी टॉयलेट मिलेंगे, कोई यूज़ नहीं किया हो जाता, अच्छा बेड, अच्छा गद्दा, अच्छा टॉयलेट, अच्छे टेंट, हर चीज़ आपको अच्छे मिलेंगी। जैसे जैसे समय बीतता है, 3-4 दिन बाद सावन आ जाता है, बरसात शुरू हो जाती है, उसके बाद गंदे टॉयलेट, गंदा बिस्तर, सब कुछ गीला, रोड कचरा पूरा, रोड नहीं है मतलब रूट है जो, वो पूरा कीचड़ कादा, मतलब स्थिति ख़राब हो जाती है। तो ये श्राइन बोर्ड क्या पता है ऐसा क्यों करता है, जब मौसम ख़राब हो तभी इनको करना है यात्रा स्टार्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट में ये है कि आप जितनी दिन लेट करोगे यात्रा करने में, आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और यात्रा मतलब क्या, 4 दिन के बाद, पहली 4 दिन के बाद आप आओ, आपको तकलीफ़ मिलने लग जाएगा। सेकेंड पॉइंट अपना शिवलिंग मेल्ट होने वाला। दोस्तों इस साल शिवलिंग 40 दिनों पूर्व से बन के तैयार है। आप पॉइंट्स निकाल लीजिए अपने फ़ोन। 40 दिन 40, ये हमारे भाई हैं, दिखाता हूँ, ये आशीष जी हैं। हेलो। इनके मोबाइल में हमने 10 पॉइंट लिख के रखे हैं। ये पैदल यात्री थे, ये इनसे भी आपको बात करवाऊँगा। तो शिवलिंग 40 दिनों से बन के तैयार है। प्रथम पूजा में आप देखना एकदम पूर्ण शिवलिंग मिलेगा। आपको इंटरनेट पे भी पता चल जाएगा कि शिवलिंग की स्थिति क्या थी। यात्रा जब स्टार्ट कर रहे हो आप, उसके पहले ही दिन आप शिवलिंग देखो यार, 20% शिवलिंग जो है पिघल चुका है। अभी मौसम ठंडा है तो कम से कम शिवलिंग यथास्थिति ही बोलेंगे, वैसा ही है जैसे पहले दिन था, कुछ ही 10% कम हुआ होगा। लेकिन जब शिवलिंग बन जाता है 40 दिनों पहले, तो आप यात्रा इतनी लेट क्यों चालू करते हो? 25 जुलाई के बाद अगर आपको दर्शन हो गए बाबा के, आरती आप देखना लाइव, आप समझना आप किस्मत वाले हो। 25 जुलाई के बाद आपको बाबा दर्शन नहीं देने वाले हैं, जैसा स्थिति मैं देख रहा हूँ। अगर ठंडी पड़ी तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली लास्ट ईयर आप देखना 17 जुलाई को मैं जब गया था दर्शन करने, तो आप देख लेना, मुझे पता नहीं कि मुझे दर्शन हुए भी कि नहीं। आप 17 जुलाई की आरती देखना 2022 की, आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति था, दर्शन हुआ या नहीं। आप हर दिन की देखना, 10, 11, 12, 15, 16, 17, आप देखना शिवलिंग कैसे पिघलता है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ दोस्तों, मेरा पैर जम चुका ठंड से, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है बालटाल में, तो फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो शिवलिंग जो है बहुत जल्दी पिघल जाती है। यात्रा इतनी देर से क्यों शुरू करते हो यार? सावन का महीना समझता हूँ, लेकिन अगर आषाढ़ में बाबा बन के रेडी हैं तो आप आषाढ़ में चालू करो। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि श्राइन बोर्ड की नाकामी है। ये बर्फ़ नहीं हटा पाते दोस्तों, ये बर्फ़ हटाने में नाकामयाब हैं। अब मुझे विश्वास नहीं होता है कि मतलब इतने कैपेबल कंट्री में हम एक सड़क साफ़ नहीं कर पाते समय पे।
आप थर्ड इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हो और आप 1-2 महीने की यात्रा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पाते हो। 1.5 महीने के इस बार तो 62 डेज़ का अमरनाथ यात्रा है। आने वाले वक्त में आप देखना 30 डेज़ बाद कोई नहीं आएगा यहाँ पे, टेंट वे खाली रहेंगे, कोई कमाने वाला नहीं है दोस्तों। मतलब ना कोई आने वाला ना कोई कमाने वाला है। मेला ख़त्म, खेल ख़त्म, 30 दिन बस ऐसे ही चलेगा। आप आरती में खाली सिर्फ गुफा देखोगे, भीड़ कुछ नज़र नहीं आने वाला है। हर साल का यही है। यात्रा लेट ही शुरू कर देखिए 2 साल तो कोरोना के चलते चला ही नहीं, ये हम 2 साल से ही देख रहे हैं, उसके पहले मतलब नहीं देखते थे। तो जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जब पॉइंट दिखाया जाए। भगवती यात्री निवास। नहीं, भगवती यात्री निवास नहीं था, ये हमारा तीसरा पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन का दोस्तों। देखो दोस्तों, यात्रा है 62 डेज़ की। आपको एक प्रोपोगेंडा चलाना है देश में कि अमरनाथ यात्रा पहले दिन 40,000 यात्रियों ने दर्शन किए बाबा के, दूसरे दिन 80,000 हो गए, एक हफ्ते में 5 लाख हो गए। ये क्या दिखाना चाहते हो भाई? क्या है ये? कोई रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? ऐसी आबादी बढ़ा के देश का रिकॉर्ड तोड़ दिए हो। कभी भी बर्थ कंट्रोल पे भी कुछ करो, आबादी बढ़ा के देश का रिकॉर्ड तोड़ दिए हो। ऊपर से सारी आबादी को अमरनाथ ही बुला लो। लोग इतने पागल हैं ना, पैसा देकर समरसेबल में जाते हैं मरने समंदर में। अमरनाथ में भी ऐसे पागल आते हैं। आप अगर छोड़ दोगे खुला, सब आएंगे यहाँ पे मरने। आपने तो कुछ छोड़ के रखा नहीं यहाँ पे, बस आ जाओ कश्मीर में, हुड़दंग मचाओ, यहाँ पे पैसा दो सबको, 10 की पानी की 20 दो, 10 की मैगी की 50 दो, 60 दो, यहाँ पे खाली पैसा उड़ाओ अपना। ये आप कश्मीरियों को दिखाना चाहते कि लो पैसे ले लो, आ रहे मूर्ख लोग लाखों लाख में, लूटो इन्हें। ओवर पॉपुलेशन करके जहाँ पे 10 गाड़ी चलनी चाहिए, जिस रूट पे आपको 2000 से ज़्यादा लोग को अलाउ नहीं करना चाहिए, वहाँ 15-15 हज़ार लोगों को दिया जा रहा है पास। 15,000 लोग जा रहे हैं पहाड़ पे। आप आओ टॉयलेट करने, प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आओ पंचतनी में सुसु करने, निकलेगा नहीं तुम्हारा सुसु। सच बता रहा हूँ, टॉयलेट का हाल ऐसा है। 15,000 लोगों को आप एक जगह पे बना दे रहे हैं, भर दे रहे हैं, और वहाँ टॉयलेट बना रहे हैं। 150 टॉयलेट के लिए लाइन लगना पड़ता है। ये क्या है यार? आप जगह को बर्बाद कर रहे हो। पूरी यात्रा आदमी कितना तड़पता है, ये सब मिसमैनेजमेंट के चलते ही तड़पता है ना। आप इतना ज़्यादा पॉपुलेशन कर रहे हो, इसीलिए केदारनाथ में भी बाढ़ आ गया था एक दिन। अमरनाथ में भी लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है। कितने लोग दब गए। आप मरेंगे 1000, आप दिखाएंगे 20, मरते 1000, दिखाते हो 10, 20, 50, 25, लेकिन मरते कितने वो यात्रियों से पूछो, तुमको पता चल जाएगा क्या है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग कहीं पे भी भेजोगे, कचरा वहाँ पे ज़्यादा फैलेगा, नॉइज़ पॉल्यूशन तक होगा। हवा भी छोड़ेंगे ना लोग, उससे भी गैस बनता है भाई। तो मतलब सच बता रहा हूँ यार, 15-15 हज़ार रुपये लोग को आप 220 रुपये लेके भेजते जा रहे हो। 50,000 लोग आ रहे हैं। इन 220 रुपये का क्या होता है, पहले मुझे ये जानना है। 220 रुपये क्या होता है? बर्फ साफ करने में लगता है, टेंट अपने पैसे पे, भंडारा फ्री में खिलाया जा रहा है, बस अपनी टिकट पे, हर चीज़ हम अपने खुद अफोर्ड कर रहे हैं। ओवर प्राइस हर चीज़ अपने पैसे पे। श्राइन बोर्ड क्या कर रहा है यार? किस चीज़ के 220 रुपये? पागल है क्या हम लोग? तो ये पॉइंट बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ओवर क्राउडेड एरिया है, नहीं संभाल पाते हो तो क्यों अलाउ करते हो? सुनो दोस्तों, जब बारिश होती है, एक दिन यात्रा बंद हो जाएगी। एक दिन मान लो 30,000 लोग को भेजा गया है पंचतनी, ये मतलब बालटाल आ गए 30,000 लोग, या 10,000 लोग आ गए फॉर एग्जांपल, 10,000 की कैपेसिटी बालटाल की। दूसरे दिन यात्रा मान लीजिए स्थगित ही रही, तो जो बेस कैंप के लोग हैं ना, जो 10,000 लोग जो बेस कैंप में फंसे हुए हैं, उन्हें भी गाड़ियों से यहाँ भेज दिया जाता है। जिस टेंट की कैपेसिटी 3 की है, अगर एक उतने ही लोग दूसरे दिन भी आ जाएंगे और यात्रा बंद है, तो वहाँ 6 लोग को ठूस दिया जाता है। टॉयलेट एक मतलब टॉयलेट उतना ही रहेगा ना यार, आदमी डबल हो जाएगा, टॉयलेट उतना ही रहेगा, तो टॉयलेट के लिए लाइन लगो। हर जगह प्रॉब्लम। मैं आपको पिछले साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहलगाम में 2 दिन हमें 2 रात स्टे करना पड़ गया था। दूसरे दिन पानी की बोतल भी नहीं थी वहाँ पे। पानी की बोतल छोड़ो, कोई भी बिस्किट नहीं मिला, एक बिस्किट नहीं मिला, क्योंकि इतने लोग थे, इतने ज़्यादा लोग भेज दिए थे कि एक ही दिन में सारा पानी सारा बिस्किट ख़त्म। इतना ज़्यादा लोग भेज दोगे यार, कम से कम दूसरे दिन का स्टॉक तो बचे दुकानदारों के पास। तो ये आप भेजे जा रहे हो बिना कुछ सोचे समझे कि एक दिन यात्रा बंद हो जाएगी तो क्या हो सकता है। टॉयलेट में प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, भंडारों वाले के पास भी खाना खत्म हो जाता है यार, क्योंकि उनका भी अंदाजा है कि आज हमें 10,000 आदमी का खाना बनाना है, आगे 20,000 आदमी, सबको एक पूरी दे रहे हैं, भिखारी जैसा खाओ। तुम यार होटल खुलवा दो यहाँ पे, इतना ही पैसा का होटल ही खुलवा दो पूरा 5 स्टार, हम लोग पैसे दे के वहाँ पे भी खा लेंगे।
समझ रहे हो ना यार, ओवर पॉपुलेशन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। आप देश में भी देखो, आपको रेलवे की टिकट 1 महीने पहले कहीं मिलती नहीं है, हर जगह पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। तीर्थ यात्रा में तो उसका 4 गुना ज़्यादा दिक्कत होता है यार। ये पॉइंट मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बस उसके बाद भगवती नगर पे आते हैं, जम्मू। भगवती नगर बेस कैंप में दोस्तों बस की टिकट लेने के लिए हमें भगवती नगर बेस कैंप ही जाना पड़ेगा। RFID कार्ड अलग अलग जगह बन जाती है। RFID कार्ड जम्मू स्टेशन के बगल में बनती है, लेकिन अगर आपको बस की टिकट लेनी है तो आपको जाना पड़ेगा भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप में आप सुबह सुबह जाओ, आपको 1 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा। आपकी सामान की 4 जगह जाँच की जाएगी। उसके बाद आप वहाँ पे लाइन लगो 1 घंटा बस की टिकट के लिए। अब दोस्तों देखो, जेल में जाने के लिए वहाँ पे सुबह में आप गए, 1 बजे वहाँ भंडारा शुरू होता है, खाने की कोई जगह नहीं वहाँ पे, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। देख लेंगे चोरी छुपे निकल गए, अलग बात है। अगर आप बोल के पूछ के जाओ कि मैं बाहर जाऊँ यहाँ से, तो बोलेंगे नहीं, अंदर ही रहना होगा। रूड ऑफिशियल्स हैं। तो 1 बजे आप सुबह चले गए तो 1 बजे तक आप भूखे रहोगे वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि भगवती नगर बेस कैंप में ही बस की टिकटें मिलती हैं। तो खास करके जो कम पढ़े लिखे हैं, बूढ़ी औरतें हैं, उनको लोग मूर्ख बना देते हैं स्टेशन के बाहर। भगवती नगर बेस कैंप के भी बाहर कुछ लोग हैं ऐसे। तो अभी इस बार मैं जब बालटाल की बस पकड़ रहा था, 2 आंटी रो रही थी। मैं उनके पास गया, पूछा क्या हुआ आंटी, तो वो बोली मेरे गाड़ी नहीं मिल रही। मैं बोला अपना नंबर बताओ, B1 B2 क्या है आपका। तो उन्होंने बोला 3489। मैं बोला आंटी ऐसा तो नंबर कोई होता नहीं, अब टिकट दिखाओ अपनी। टिकट दिखाए तो मैं देखा कि 1200 टू पर्सन का 1200 का टिकट कटा हुआ है। कोई फ्रॉड आदमी था दोस्तों, वो अपना नंबर भी नहीं दिया हुआ था उसमें, और आंटी को मूर्ख बना दिया। आंटी रो रही है, उनका मतलब जो पास है वो बना हुआ है, लेकिन बस की टिकट नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप पुलिस वाले के पास जाओ, पुलिस वाले आपको कुछ मदद करेंगे। उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अमरनाथ यात्रा में डेली 150 लोग ऐसे होते हैं जो भगवती नगर के बारे में जिन्हें नहीं पता है, वो बाहर से मूर्ख बन जाते हैं और उनका पैसा बर्बाद हो जाता है, स्कैम में फंस जाते हैं। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप एक कंप्यूटराइज सिस्टम लाओ, इंटरनेट के थ्रू सब सारे सर्वर्स में अपडेट हो। 4 जगह जम्मू शहर में 4 जगह बस की टिकटें मिले, जिससे यात्रियों को आसानी हो और कोई बाउंडेशन ना हो कि हमें भगवती नगर निवास सुबह सुबह ही जाना है। अगर मैं टिकट ले लूँ रेलवे स्टेशन से, मैं रात के 9 बजे जाऊँगा भगवती निवास, 2 घंटा मैं भगवती निवास में स्टे कर सकता हूँ, उसके बाद बस पकड़ लूँगा। क्या ज़रूरी है सुबह सुबह से हम कोच के भर देना एक हॉल में। अब इसके आगे ये तो बस वाली एक फायदा और है ना कि भगवती यात्री निवास के अंदर रश भी कम होगा, जिसको जहाँ स्टे करना है करे, कॉन्वॉय के टाइम पर अपना आ जाए। पैर जम गया दोस्तों पूरा। ठंड से पैर जम चुके हैं यार, क्या बोलूं। ये बस वाली बात तो आपको मैंने बता दिया कि बस जो एक ही जगह मिलती है, जिसके कारण आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बस सुनिए, बस आपको मिल जाएगी B3, ठीक है। जब आप जाओगे ना अपनी बस खोजने, तो B17 आगे मिलेगी, B3 इधर रहेगा, B12 उधर रहेगा। कोई बस सीरियल वाइज नहीं है। आप अपना दिमाग लगाओ, जो बड़ा चार्ली चैपलिन वो भाई बस खोज लेगा अपना पहले। समझ लो, बस का कोई सीरियल नंबर नहीं है। एक साइड पहलगाम की बस लेफ्ट में, राइट साइड बालटाल की बस। 20 साल हुआ है, अंधेरे में लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने बड़ा बड़ा ट्रॉली। क्योंकि भगवती नगर बेस कैंप की भी बात पहले, ये तो चलो बस वाली बात है, भगवती नगर बेस कैंप पे भी आ जाता हूँ पहले। भगवती नगर बेस कैंप में आपको पहले चेकिंग कराया आपने, फिर उसके बाद बस की टिकट में 1 घंटे लाइन लगे। एक पेड हॉल है 50 रुपीज़ AC हॉल, जहाँ के लिए आपको 1 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक जगह है जहाँ पे गद्दे, तकिया, कंबल वगैरह मिलते हैं नॉमिनल फीस पे, रेंट पे। आप रिटर्न करोगे तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, डिपॉजिट अमाउंट। तो वहाँ पे क्या है कि आप जाओ, जब आप गद्दा लेके जाओगे स्पेसिफाइड, मान लीजिए आपको F1 मिल गया, आप F1 में गए, अंदर देखोगे आपको गद्दा लगाने का जगह ही नहीं मिलेगा। पूरा हॉल फुल रहता है दोस्तों, आप गद्दा लेके घूमते रह जाओगे। कारण क्या है कि अनलिमिटेड लोगों को बेचा जा रहा है टिकट 50 रुपये का। अरे गाइस, जितना कैपेसिटी है उतना बेचो तुम। ये पारस जी बताएंगे इन्हें क्या दिक्कत हुई, बताइए पारस जी। दिक्कत तो यही हुई कि हाँ भी, पहली बात तो इनको खुद को पता नहीं होता कि उसके अंदर कितने लोग रुक सकते हैं। अनलिमिटेड लोगों को ये टिकट दे देते हैं, उसके बाद भी जिन्होंने वो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट नहीं भी लिया है, वो लोग भी आकर के उसमें घुस जाते हैं। कोई आके चेक नहीं करता कि कुछ टिकट है या नहीं है। वहाँ पर बेफालतू की बहसबाजी होती है। चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं है। अगर उसके अंदर 1000 आदमी रुके हुए हैं तो चार्जिंग पॉइंट मुश्किल से 20 या 30 होंगे बस। तो दोस्तों, चार्जिंग के लिए भी एक आदमी चार्ज कर रहा था, एक बुढ़ा अंकल आया तो उसका चार्जर छीन लिया, बोला है तुम्हारा चार्जर नहीं है, तेरे बाप का चार्जर नहीं है, अपना चार्जर लगाऊंगा। तो ये सब देख के भी हंसी आई थी। मैं सोच रहा था साइन बोर्ड कैसा निकम्मा है। मतलब दोस्तों, पिछले साल भी भगवती नगर बेस कैंप में था, इस साल भी था। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, एक बल्ब तक नहीं बदला गया 1 साल में। एक बल्ब तक इन्होंने नहीं बदला 1 साल में।
वैसे का वैसे ही, जस का तस वैसा ही है स्थिति, कुछ नहीं बदली है दोस्तों, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। कुत्ता को भी सिखाओगे ना कि बेटा इसको देख के मत भूकना, डेली डेली सिखाओ, सीख जाएगा, लेकिन श्राइन बोर्ड अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। बस के लिए देखो बस का अनाउंसमेंट हो जाएगा आपको 1 बजे, ठीक है, 1 बजे आपको 1 से 2 बजे, 2 बजे 1 बजे अनाउंस होगा, 2 बजे आपको छोड़ा जाएगा, 2 बजे आपको छोड़ा जाएगा, और कॉन्वॉय निकलेगा 4:30 बजे। कॉन्वॉय तो 4:30 बजे निकलेगा ना, बस खोजने में आपको 1 घंटे लग जाएंगे। अब क्या होता है कि वहाँ का क्लोक रूम जो है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है उसमें, क्लोक रूम में तो अलग झगड़ा होता है भाई। आदमी बड़ा बड़ा ट्रॉली लेके आता है, अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है क्लोक रूम में। कम से कम 100 लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, 100 क्या 500 लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके पास एकदम बड़ा बड़ा ट्रॉली रहता है। अब वो ट्रॉली को घसीट घसीट के बस में कच्ची जगह पे, एक मैदान में, कच्ची मतलब मिट्टी पे वो अपना घसर रहे हैं ट्रॉली को, और वहाँ कहीं पानी है, कहीं दलदल बना हुआ है, कीचड़ कादा में बस लगा हुआ है। जो लगेज अपना जमा नहीं कर पाए वो तो बस खोजने में, उसमें अपने सामान चढ़ाने में उन 500 कैलोरी बर्न कर लेते हैं अपना, पसीना इतना गिरता है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि कॉन्वॉय की जो बस टिकट होती है वो सिर्फ भगवती यात्री निवास में मिलती है जी। तो उनको ना चाहते हुए भी अपना जहाँ पर पर्सनल स्टे में किया हुआ वहाँ से निकल कर उन्हें भगवती यात्री निवास में आकर रुकना ही पड़ता है। यार कुछ तो करो इस पे यार, अगर इतना प्रॉब्लम है तो तुम कम से कम एक क्लोक रूम बना दो, भगवती नगर बाहर बना दो एक एक्स्ट्रा क्लोक रूम, समझ रहे हैं ना, जिससे आदमी को अपने सामान लाने में, पहाड़ पे सामान एक बड़ा ट्रॉली लेके बस पे चढ़ना वरना बहुत प्रॉब्लम होता है यार। तो ओवरऑल मतलब मैं आपको भगवती निवास के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पे तकलीफ भगवती निवास से ही शुरू हो जाती है यार। अमरनाथ यात्रा की तकलीफ सब वो भी छोड़ो यार, तकलीफ तो डे 1 से शुरू होती है। मैं रहता हूँ जमशेदपुर में, ठीक है, वहाँ एक ही सरकारी हॉस्पिटल है, MGM हॉस्पिटल। मैं गया मेडिकल बनवाने, वो उन्होंने बोला कि देखो भैया अभी तक हमारे पास श्राइन बोर्ड का लेटर नहीं आया है, लेटर आएगा तो मेडिकल बनेगा। 2 दिन बाद तो उनके पास लेटर आया, अराउंड फ्राइडे था उस दिन, थर्सडे को मान लो लेटर आया, तो उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया कि मेडिकल बन रही है। और दिल्ली में उस दिन मेडिकल बन रही थी, मैं पारस जी ने पहले दिन बना ली मेडिकल। तो जब मैं गया जमशेदपुर में मेडिकल बनवाने, तो उन्होंने मैं ECG लिख दिया दोस्तों। ECG मैं हार्ट कमज़ोर है, मैं ECG कराया अगले दिन। अब हो गया सैटरडे संडे, बोला अब तो नहीं होगा, तो मंडे को जमा किया, वेडनेसडे को मुझे मिला मेरा। तो सोचो फ्राइडे से लेके वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को जब मुझे मेरा मेडिकल मिला ना दोस्तों, पैदल वाले स्लॉट 7 तारीख तक के फुल हो चुके थे। तो ये आप सोचो कि मैं पहला जत्था में जाना भी चाहूँ तो मैं जा नहीं सकता हूँ श्राइन बोर्ड की, और जो हॉस्पिटल वो सेलेक्ट करते हैं टायर 2 सिटीज़ में, इसके कारण। तो ये पहली प्रॉब्लम वहाँ, फिर दूसरी प्रॉब्लम भगवती नगर बेस कैंप में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हेलीकॉप्टर सर्विस के बारे में बात करते हैं। फ़ोन चार्जिंग प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता ही दिया, आपको हर जगह मिलेगी वो तो। अब जो हेलीकॉप्टर सर्विस है दोस्तों, हेलीकॉप्टर सर्विस जब मैं आया यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ था, मैंने एक वीडियो दिखाया है, उस पर डाला है, उस पर आप देख लेना, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब मैं देख के ताज्जुब हो गया दोस्तों कि प्राइवेट है फ्लाइट, वहाँ आर्मी थी वहाँ पे, वो लोग प्राइवेट इतने बदमाश है, वो लोग ऑनलाइन वाले को इज्जत ही नहीं देते हैं। ऑफलाइन टिकट मिल रही थी दोस्तों, ऑफलाइन लोग जा रहे हैं, और नेताजी का लेटर हेड आया हुआ है उड्डयन मंत्रालय से, तो इसके PA से बात हो रही है, वो जैसे वो बोले नेताजी का लेटर देख रहा है, बोले आइए ये साइड में साइड में जाके उनको तुरंत ऑफलाइन टिकट मिल जा रहा है, और भी पहले दिन का पहला स्लॉट मिल जा रहा है दोस्तों। तो हेलीकॉप्टर सर्विस में चलती नेतागिरी मत करो, कुछ बुकिंग, एक बढ़िया नेता से लिंकअप मारो और आ जाओ हेलीकॉप्टर सर्विस लेने, पहले दिन की पहले स्लॉट मिलेगी दोस्तों, एकदम टेंशन फ्री। तो हेलीकॉप्टर सर्विस में ये एक चीज़ है। अब चलो यार, हमारा मान लो अगर हम आए उस दिन हेलीकॉप्टर नहीं चली, तो हमें अगले दिन प्रेफरेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बोल रहे हैं नेक्स्ट डे वाले पहले जाएंगे, अगर उसमें सीट बच गया तो हम जाएंगे। दोस्तों इतना खर्चा करके आया हूँ, 2 दिन ट्रेन में लगाया, 5,000 तो आने जाने में लग जाते हैं, उसके बाद बाल्टा लाने में 2,000 लग जाते हैं, खाने में आना बहुत सारा खर्चा है दोस्तों, कपड़ा लगता आदमी सब कुछ खरीदता है, और आप 2800 रुपये की टिकट बोल रहे हो कि पैसे ले लो वापस, तुमको प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो आप सोचो दोस्तों कि कैसा फील होता है। हम लोग भी पैसा दे के रेडी हैं, अगर मान लो पोस्टपोन हो रहा है तो हमें अगले दिन तो तुम्हें प्रेफरेंस देनी चाहिए ना, हमें मजबूर करते टिकट पहले दिन कैंसिल करा लेने के लिए। तो हेलीकॉप्टर सर्विस में दोस्तों प्रॉब्लम है। जैसा मैं सोच के आया था कि हेलीकॉप्टर सर्विस जो है पैदल के मुकाबले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से हेलीकॉप्टर से उड़ के चले जाएंगे, ये भाई बात बराबर ही है। 3 दिन आपको बालटाल से तो पहले एक ही दिन में अप डाउन हो जाता है, जो जितना वक्त आपको लगता है ना वहाँ पहलगाम रूट में, उतना ही वक्त आपको लगेगा हेलीकॉप्टर में। तो कोई बात नहीं है, बस आपका मेहनत थोड़ा जो चलने में आपको कष्ट होता है वो नहीं होगा। और ये चीज़
मतलब हेलीकॉप्टर सर्विस में भी खामियां हैं बहुत सारी। अब उसके बाद नीलगिरी हेलीपैड पे आता हूँ मैं। एक चीज़ बस अच्छा लगा यार, पिछले साल मैं हर जगह जहाँ भी ठहरा बहुत तकलीफ में, यार राइट नाउ बालताल में भी बहुत तकलीफ हो रही है। नीलगिरी हेलीपैड है वीआईपी जगह, वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, 300 200 250 लोग भी होंगे तो बहुत होगा। वहाँ पे खाने की अच्छी व्यवस्था है, मैगी 60 रुपये की मैगी है, 50 की मैगी है, 60 रुपये के आलू पराठे हैं, 120 का मोमोज़ है, और ब्रेड बटर का मैंने खाया नहीं तो रेट नहीं पूछा, वो भी 40-50 में मिलते होंगे। चाय 20 रुपये का है, पानी बोतल 20 रुपये का है, जूस है, फल है, केला 10 रुपीज़ पीस है, ये सब आपको इजीली मिल जाएगा। टॉयलेट के सामने 2 लोग हमेशा खड़े रहेंगे, जब आप आपके जाने से पहले टॉयलेट साफ़ करेंगे, आपके आने के बाद टॉयलेट साफ़ करेंगे। एक वेस्टर्न टॉयलेट है, रेस्ट सारे इंडियन टॉयलेट हैं। तो नीलगिरी हेलीपैड पे हमने 2 लोगों का टेंट लिया था 700 रुपीज़ में। अच्छा टेंट था दोस्तों, ठंड भी कम थी वहाँ नीचे बालटाल के मुकाबले। तो हमें नीलगिरी हेलीपैड से कोई शिकायत नहीं है, हेलीपैड के मतलब व्यवस्था से। हेलीकॉप्टर सर्विसेज से शिकायत है, बट वहाँ के रहने के लिए अगर मैं बोलूँ आपको ना, अगर आपको रहना है, स्टे करना है, और पूरे अमरनाथ यात्रा में सबसे प्लीजेंट स्टे आपको कहीं मिलेगा तो नीलगिरी हेलीपैड पे मिलेगा दोस्तों। तो इस मामले में मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा नीलगिरी हेलीपैड के एरिया के जो सर्विसेज हैं उनको, क्योंकि वहाँ पे आते हैं नेताजी वाले लोग, समझ रहे हैं ना आप, तो नेताजी को पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए भाई ये है। अगला पॉइंट आता है कि क्या अमरनाथ यात्रा एक तीर्थ है या एक बिजनेस है? आपको क्या लगता है पारस जी? बिजनेस है। आप बताइए, आपको क्या लगता है अमरनाथ यात्रा तीर्थ रहा है या एक बिजनेस बन चुका है? अमरनाथ यात्रा तो जितने मेरे पिताजी जब किया करते थे उस समय, तो उनके तजुर्बे से जो मुझे ज्ञान मिला है वो यह है कि यात्रा एक तीर्थ स्थल है, और इसी तजुर्बे को मैं पिताजी से ज्ञान लेते हुए मैं यात्रा पे आया, मगर मेरा तजुर्बा कुछ और ही था। मैंने देखा कि यहाँ हर चीज़ कमर्शलाइज्ड है, हर चीज़ का एक माध्यम बनाया, व्यापार के तरह माध्यम बनाया गया है। किसी तरह की सुविधा को या एक सस्टेनेबल जो होली श्राइन दर्शन, एक दिव्य दर्शन हो या सस्टेनेबल एक यात्रा कराया जाए, जिससे हमारा शिवलिंग जो है, हिमलिंग भी उसका आकार जो है स्टेबल रहे, और यात्रियों को भी सुकून से अपने तकलीफ के जो भी तकलीफ उठा के यात्री जाते हैं उतने ऊपर। नहीं आप बस शॉर्ट में हमें इतना बता दीजिए, आपका क्या फीलिंग लगा, ये तीर्थ है या एक बिजनेस है? हाँ, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये तो लग रहा है कि ये बिजनेस बन चुका है, कमर्शियलाइज्ड हो गया, कमर्शियलाइज हो चुका है। तात्पर्य इनका यही है दोस्तों, तात्पर्य यही है कि ये कमर्शियलाइज हो चुका है, तीर्थ कम बिजनेस ज़्यादा बन चुका है। अब बिजनेस कैसे ज़्यादा बन चुका है ये आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जो रेट लगा रहा है, मतलब श्राइन बोर्ड बोला 300 का टेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जाओ टेंट लेने, वो बोलेंगे 500। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ रहता है, श्राइन बोर्ड के नाक के नीचे से ये आपको लूट रहे हैं, ठीक है। पानी मिलता है रास्ते में 10 का पानी 60 में। अब भाई तुम घोड़े पे ला रहे हो तो तुम 10 का पानी 60 में बेचोगे? इतना भी तो तुम्हारा घोड़ा भाई पैसा लेता है क्या? तेरा घोड़ा घास खाता है तेरा घोड़ा भाई, तुम लेके आ रहे हो क्या पानी में कंधे पे डाल के? घोड़े मार रहे हो साले, पूरे रास्ते में घोड़े का टट्टी रहता है, मार मार के घोड़े लाते हो और 10 का पानी 60 में बेचते हो। मैगी 60 में, हर चीज़ ओवर प्राइज्ड है। यहाँ आके आप 10,000 रुपये लेके आना, अमरनाथ यात्रा में 10,000 कैश लेके आना भाई, 2 दिन 3 दिन में खर्च हो जाएंगे। मतलब हर चीज़ खर्च, भंडारे हैं तो चलो भंडारे में अच्छे ठीक ठाक व्यवस्था है, उनका तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट में कहीं आपको मन कर गया, मान लो कभी मन करके आलू पराठा खाने का या मैगी खाने का मन करता है भाई, 3 दिन भंडारे का खाना खा के कभी मन करता है कि कोई तो जाए। और देखो सिगरेट तो भाई 4 स्क्वायर से लेके गोल्ड फ्लेक, मालबोरो, एडवांस है वो, मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, नाम सब जानता हूँ, सब मिलेंगे, गुटखा उटखा सब मिलेगा, पैसा का खेल है। और क्या तीर्थ यात्रा में आप बताओ सिगरेट गुटखा मिलता है क्या? लास्ट ईयर भी मैं गांजा पीते देखा लोगों को, समझे, लास्ट ईयर भी यही हाल था, कुछ नहीं है। पूरे पहलगाम रूट में सिगरेट गुटखा गांजा ये सब आराम से इजीली अवेलेबल है। तो ये कमर्शलाइज हो गया तभी ना यार। तुम बोलते हो इस बार अमरनाथ यात्रा तंबाकू मुक्त बनाएंगे, क्यों बोलते हो? क्योंकि तुमको पता है कि रास्ते में तंबाकू है, बस स्लोगन देना है कि तंबाकू मुक्त, तंबाकू मुक्त। मैं देख रहा हूँ जो वर्कर्स हैं ना वो मुंह में गुटखा दबाए रहते हैं, जो सेलर हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं। तो ये सब कमर्शलाइजेशन हो चुका है, हर चीज़ महंगा मिलता है यहाँ पे। और आप ये कमर्शलाइजेशन शुरू से है, वहाँ से ही है। भगवती नगर बेस कैंप में पैसे खर्च करो, चाउमीन मिलेंगे शाम के समय में, चाउमीन, पकौड़े, जूस, ये एक अलग स्टॉल है पैसा खर्च करने वालों के लिए। तो वहाँ पे भी एक दुकान लग चुकी है, लेकिन सुबह में रहती तो ज़्यादा अच्छा होता, इडली डोसा भी वहाँ मिलता तो हम भूखे नहीं रहते 1 बजे तक।
केला वेला भी मिल जाता, अभी नहीं मिला है, वो सब वहाँ पे नहीं है अभी अवेलेबल। लेकिन धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन हो रहा है। बसेस देखो दोस्तों, 3 तरह के बसेस हैं, सेमी डिलक्स, सुपर डिलक्स और नॉर्मल एसी बस। सारे नाम की है सुपर डिलक्स और एसी बस, मिलती बस सेमी डिलक्स है। समझे, 3x2 की बस है, खटारा नहीं बोलूँगा, मतलब कंफर्टेबल नहीं है, पुश बैक सीट नहीं है, आपको दिक्कत ही होगी, मतलब आप हरासमेंट हो जाता 12-14 घंटे, तो परेशान हो जाओगे। अगर बस सर्विस भी थोड़ी एसी स्लीपर कर देते तो अच्छा ही हो जाता थोड़ा। तो लेकिन कमर्शलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, तो ये कमर्शलाइजेशन पे हुआ। और घोड़ा पिट्ठू पालकी का आप जानते ही हो, रेट आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो अमरनाथ यात्रा में आओ, खर्च करो, पैसे खर्च करते जाओ। जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन भी खरीदवा देते हैं, हमें तो ज़्यादा अच्छा होता, प्लॉट खरीदवा देते, हम लोग वो उसमें खर्च करेंगे तो कुछ मिलेगा भी हमें। यहाँ पे इन लोग को देंगे तो दुख होता है, 10 का मैगी 50-60 का खाने में यार। चलो ठीक है। वर्तमान में रहने का व्यवस्था तो रहेगा। अब अगला बात है कि बाकी मैं 11 ज्योतिर्लिंग 3 धाम घूम चुका हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ बचा हुआ है, तिरुपति बालाजी के भी दर्शन किए हैं, तो जगह जगह गया मैं। तो मुझे एक चीज़ बहुत फ़र्क लगा अमरनाथ यात्रा और बाकी तीर्थों में। सबसे बड़ी बात है कि सारे तीर्थ अलग हैं जहाँ आप आज़ाद हैं, आपका मन आप कहीं भी चले जाओ, जब मन आओ जब मन जाओ, आपके हाथ में आपकी आज़ादी है, समझे। अमरनाथ यात्रा में आपकी आज़ादी आपसे छीन जाती है। अभी मैं यहाँ से चाहूँ जम्मू जाना, जा नहीं सकता, रोड ठीक भी है तो भी नहीं जा सकता दोस्तों, समझ रहे हो ना, अलाउड नहीं है। उनका मर्जी, वो जब चाहे रोक देंगे तुम्हें, कहीं पे भी रोक देंगे। होता है भगवती यात्री निवास, मौसम ठीक हो नहीं हो उनकी मर्जी पे है। भगवती नगर यात्री निवास से तुम निकल भी नहीं सकते हो यार अपनी मर्जी से। तो चलता है तो अपनी मर्जी से तुम अपना कहीं रास्ते में टॉयलेट भी नहीं जा सकते हो। कुछ लोग मिले, कुछ लोग क्या, देखो एक और बात बताता हूँ, अमरनाथ यात्रा में अगर 100 लोग गए ना, तो 50 लोग ऐसे होंगे कि जो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। 50 जो हैं वो आते हैं, 50 उनको लगता है, जैसे मैं भी हूँ, दोबारा आया, मुझे लगा कि इस बार बाबा के दर्शन हो जाएंगे, मतलब शायद कुछ अच्छा होगा, देख लूँ इस बार भी क्या फ़र्क पड़ा। तो 50 लोग आते हैं, और हर ईयर 50 लोग 100 में होते जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं। तो मैंने जब भी उनसे बात की भगवती नगर बेस कैंप में, तो उन्हें मैंने यही सजेशन दिया कि देखो भैया, जब बस रुके पहली बार सुबह में, तो तुम खाना मत खाना, सबसे पहले तुम टॉयलेट की ओर दौड़ लगाना। कारण क्या दोस्तों, 6 टॉयलेट रहते हैं, 6 टॉयलेट या 8 टॉयलेट, 4 जेंट्स 4 लेडीज़ के लिए, और कॉन्वॉय में रहेंगे 10-12 हज़ार लोग। सोचो यार, टॉयलेट क्या निकलेगी, सूसू नहीं निकलता है, सोचना पड़ता है यार। तो एक तो 15 मिनट तो बस रुक रही, 15-20 मिनट टॉयलेट करने जाओगे, लोग चिल्लाएंगे, यार भैया जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हम वो दुख उनका समझ सकते हैं ना यार, क्योंकि हमें भी पता है कि नेक्स्ट वाले को भी लगी हुई होगी सुबह की समय। तो मतलब इतना नर्वसनेस में यार पॉटी भी नहीं होता है यार, तो टेंशन। एक दवा है रोको नाम के कैप्सूल, तीर्थ यात्रा में भी दवा खा के करनी पड़ती है, क्योंकि यार पॉटी करने का प्रॉब्लम है, क्योंकि आज़ादी नहीं है, आपके पास समय की प्रॉब्लम है। 15 मिनट में ही आपको पॉटी करना है, हज़ारों लोग हैं, सुसु करने में सुसु नहीं निकलता यार, नर्वसनेस में इतना प्रॉब्लम हो जाता है। ये अपना फीलिंग बता रहा हूँ यार। तो मतलब ये आज़ादी कम से कम इतनी तो दे दो कि तुम पॉटी जो ऐसे जगह बनाओ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ यार, 10-10 हज़ार लोग आते हैं, तो वहाँ पे आपको टॉयलेट फैसिलिटीज़ पे तो खास ख्याल रखना चाहिए। यही है ना यार ओवर पॉपुलेशन वाली बात, कि जब तुम्हारे पास टॉयलेट है 6, जहाँ तुम रोक रहे हो वहाँ 20 टॉयलेट है बड़े जगह पे, जैसे कि कौन सी जगह है वो जहाँ पे रोका गया था, रामबन में बहुत सारे टॉयलेट है, कम से कम 40 टॉयलेट होंगे। लेकिन 40 टॉयलेट में तुम आधे घंटे के रामबन में रोक रहे हो यार, वहाँ में खाना भी है, टॉयलेट भी करना है। तो 40 टॉयलेट में आप सोचो ना यार कि आधे घंटे में कितने लोग 40 टॉयलेट में जाके पॉटी कर पाएंगे। 4000 लोग होते तो कर भी लेते, 10,000 लोग कर पाएंगे क्या? 4000 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 400 लोग कर पाएंगे आधे घंटे में। तो कोई ना कोई आदमी तो ऐसा होता ही है जो मतलब पॉटी रोक के पूरे 12-14 घंटा परेशान रहता है। तो वहाँ पॉटी का प्रॉब्लम शुरू से यार, डे 1 से लेके अंत तक। आज मेरे भैया आशीष भैया जो सुबह सुबह यहाँ पे बालटाल में रुके हुए थे, इन्होंने बताया कि ये पॉटी करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी सुबह में, क्योंकि बालटाल में 2 दिन के यात्री, 6 और 7 के यात्री, 8 के भी यात्री यहाँ पे, मतलब 3 दिनों के यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो कैपेसिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा लोग हैं, और टॉयलेट तो ऐसे भी कैपेसिटी से 1/10 कम रहता है। तो आप सोचो कि किसी को टॉयलेट लगा हुआ हो, अब वो बारिश में आधा घंटा खड़ा रहे अपने नंबर लगाने के लिए, आधा घंटा से 1 घंटा लग जाता है। तो ये आपका फ्रीडम कहीं नहीं है दोस्तों।
आप जानते हो फ्रीडम की कीमत, भारत भी आज़ाद हुआ है। आपको आज़ादी की कीमत अगर पता है तब आपको अमरनाथ यात्रा पे आके आपको पता चलेगा आज़ादी कितनी कीमती है, और नहीं पता तो आप समझ जाओगे आज़ादी कितनी कीमती है। यही फ़र्क है बाकी तीर्थों में और अमरनाथ में। यहाँ आप आज़ाद नहीं हो। यहाँ पे एक रोड़ा है बहुत बड़ा, उसका नाम मैं अंत में लूँगा। पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाया था, पंचतरनी से कुछ करोड़ में वीडियो बनाया था, तो उस समय बहुत परेशानी हुई थी। तो मैंने आखिर में एक टैगलाइन बोला था कि अगर अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हो तो तुम किस्मत वाले हो, या तुम्हारी अमरनाथ यात्रा से तुम जिंदा बच के गए तो या तो तुम्हारी खुद की किस्मत है या बाबा जी की कृपा है। श्राइन बोर्ड के भरोसे रहोगे तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, ये मैंने बोला था। तो ये मैंने बोला तो वो वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिया इसी कारण से दोस्तों कि मुझे लगा श्राइन बोर्ड का नया गठन हुआ है तो शायद श्राइन बोर्ड जो है वो मतलब क्लाउड बस्ट वगैरह हुआ है, तो शायद श्राइन बोर्ड को उतना एक्सपीरियंस नहीं है नए कमेटी को, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन इस साल भी सेम वो कुत्ते वाली बात, सेम सब कुछ सेम। तो इस साल हमने और पारस जी ने बहुत सोचा कि इस साल अमरनाथ यात्रा को हम क्या टैगलाइन दें। टैगलाइन दोस्तों यही है कि धन्य है भोले बाबा कि उस समय जब वो माता पार्वती को अमर कथा कथाने के लिए गुफा पर लेके जा रहे थे तो उस समय श्राइन बोर्ड नाम की एंटिटी नहीं थी। अगर जब बाबा जा रहे थे उस समय श्राइन बोर्ड होती तो बाबा भी गुफा तक नहीं पहुंच पाते दोस्तों, उन्हें भी कहीं पंचतरनी शेषनाग में ही अपनी कथा सुना देनी पड़ती क्योंकि पॉसिबल नहीं था श्राइन बोर्ड के रहते हुए कोई गुफा पहुंच जाए और सही सलामत आ जाए। मतलब अब बस यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि धन्य बाबा कि उस समय श्राइन बोर्ड नहीं था। यहीं पे अपना वीडियो कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। और भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं बोल नहीं पाया हूँ, मतलब कुछ चीज़ दिमाग से निकल जाती है, पॉइंट्स मैंने कल ही लिखे थे। तो अब ये आ गया यहाँ पे। अभी ये पारस जी आप टॉयलेट करने गए थे बालटाल में, अभी तुरंत टॉयलेट करके आ रहे हैं, सुसु करने गए थे, बताइए। बहुत बुरा हाल है, मतलब आप है ना 2 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे, ऐसी सिचुएशन है। तो देखो दोस्तों ये क्या है, मतलब मैं समझता हूँ आदमी की भी गलती है, लेकिन इतना ज़्यादा आदमी को भेजोगे, इतने ज़्यादा लोगों को भेजोगे तो यही होगा ना। तो मतलब पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया यार। अमरनाथ यात्रा 2 साल से आ रहा हूँ। अब मैं सच बताऊँ दोस्तों, भोलेनाथ सपने में आएंगे, बोलेंगे आजा बेटा तो ही आऊँगा, वरना भैया भोले बाबा बहुत जगह है, केदारनाथ में, रामेश्वरम में है, मल्लिकार्जुन, बहुत सारी जगह है। मेरे कॉलोनी के बगल में भी शिवलिंग है, मेरे कैंपस में शिवलिंग है, मैं वहीं पूजा करूंगा। हिमलिंग देखने का एक सपना था, शायद कोई पाप किया होगा अपने जीवन में या इन लोगों ने कोई पाप किया है जिसके कारण बाबा भक्तों से नाराज हो चुके हैं, वो सपना पूरा नहीं हो पाया दोस्तों। बहुत ही निराशा है। 2 साल से आ रहा हूँ दोस्तों, हिमलिंग देख नहीं पाया। मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन इस चीज़ का गम मुझे पूरे जीवन भर रहेगा दोस्तों कि मैं 2 साल ट्राई किया, बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज़ को लेके। बोलिए पास जी, मुझे कुछ कहना है। आपको कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। आपको कुछ कहना है आशीष जी? आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए जरा आप अपना कुछ। क्या कहना मुझे चाहिए? तो ऐसे तो काफ़ी कुछ अंकित भाई ने और पारस भाई ने ज्ञात करा दिया है हमारे दोस्तों और भाइयों को। बस इसमें मैं छोटा सा यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यात्रा को एक यात्रा धाम की तरह उसका जो महत्वपूर्ण जो पवित्रता बनाए रखें, धार्मिक पवित्रता जो है उससे आप उसको जैसे हमारे पिताजी के समय थी वैसे आप अभी भी बनाए रखिए। इस तरह की यात्रा का जो मकसद है वो है इंसानों को अपने 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 देव और देवताओं से जो उनका जो ताल्लुक़ है, उनका जो धर्म और के माध्यम से जो उनका एक जो अपना आत्मसंतुष्टि मिलती है हमें, आत्मसंतुष्टि मिलती है हमें। मोक्ष का रास्ता किसी को है, किसी को कर्म की सुधार होती है, किसी का अपना भक्ति का एक श्रद्धा होता है। तो उनके साथ किसी तरह कोई खिलवाड़ ना किया जाए। उनको भी हर एक व्यक्ति का अपना एक सपना होता है या एक अपना एक श्रद्धा होता है। बहुत लंबे टाइम की प्लानिंग करनी पड़ती है इस यात्रा के लिए। तो श्राइन बोर्ड को भी ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। वैसे वो प्रयास तो कर ही रहे हैं बट उनको ग्राउंड कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं बताता, देखो दोस्तों, श्राइन बोर्ड को निरस्त करो। जैसे आपने रक्षा मंत्री बदला, वित्त मंत्री बदला, मंत्रालय बदलते रहता है, तो एक बार श्राइन बोर्ड को भी बदल के देख लो, थोड़ा सा बदलाव करो। 2 साल से निकम्मों को बैठा के रखा हुआ है, कुछ करते धरते नहीं है, यात्रियों को बुलाते हैं बस,
आओ आओ आओ, अनलिमिटेड पता रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों जब से ये श्राइन बोर्ड का गठन हुआ है ना, तभी से हर साल कुछ ना कुछ है ना ऐसा हादसा हो जाता है। अब की हाँ, बार हाँ। सड़क टूट गई है, पिछली नंदी बार को हटा दिया था, क्लाउड बस्ट हो गया पिछले था। साल नंदी को हटा दिया गया था गुफा के सामने, आज इस बार डर के मारे नंदी को लगाया गया। भोले बाबा जानते नहीं है क्या कि उनकी मनसा क्या है? अगले साल हाँ? अगर यही रहा ना तो अगले साल भोले बाबा खुद त्रिशूल लेके भागेंगे इनके पीछे। आप देखो प्रथम पूजा की वीडियो, प्रथम पूजा में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने ऑफिस के अंदर पूजा कर रहे हैं। इतना हंसी आया था मुझे देख के कि क्या बताऊं, वहीं पे अगरबत्ती वत्ती जलाए। हिंदू धर्म में तो अगरबत्ती भी नहीं जाना चाहिए दोस्तों, बांस जला रहे हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों को श्राइन बोर्ड में बैठा दिया गया। लास्ट ईयर मैंने प्रसाद मंगवाया था, इंडिया पोस्ट से आया है, उसको चूहा कुतर चुका था डब्बा को, बहुत सारी चीज़ अंदर चूहा खा चुका था। चांदी के सिक्के निकाल लिए दोस्तों, कलवा बांध लिया है, लास्ट ईयर का ही है, देख लो। इस साल भी प्रसाद मंगाऊंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट है, बाबा के दर्शन ऑनलाइन करिए और ऑनलाइन ही आप बाबा के प्रसाद मंगवा लीजिए। 1500 रुपये हम लगेंगे। आने के लिए मना नहीं आना है तो पर पहले श्राइन जत्थे बोर्ड में। के भरोसे मत आना। नहीं, श्राइन बोर्ड के भरोसे मत तो आना ही मत, लेकिन आओगी भी तो पहले जत्थे में आना भाई। सावन के महीने में मत आना, बाबा के दर्शन करने हैं तो आषाढ़ के महीने में करो। श्राइन बोर्ड को ये सोचना चाहिए, जब आषाढ़ में बाबा पूर्ण रूप में आ जाते हैं तो आषाढ़ में ही यात्रा चालू करो। जब बाबा पूर्ण रूप में आ जाए तुम यात्रा चालू कर दो यार। ऐसा मतलब तबाही के समय में यात्रा चालू मत करो। जब मौसम ख़राब हो तो क्यों ऐसा फंसवा देते हो हमें यार। देखो आशीष जी कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा एक सुझाव रहेगा साइन बोर्ड से कि जो यात्रा का जो ड्यूरेशन स्पैन है वो थोड़ा पहले कर दें और थोड़ा स्पैन बढ़ा दें। अभी 2 महीने की जगह आप अगर जैसे इस साल 24 मई से यात्रा पहला पूरा फॉर्मेशन हो गया था हैंडलिंग का, तो आप 24 तारीख को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूजा भी किया था 24 मई को। हाँ, उससे पहले चालू हो चुका हाँ, था, शिवलिंग पूरा बन चुका था, तो उसके 1 महीने पहले। 25 तारीख से 25 मई से आप यात्रा चालू कर दीजिए। और अगर आपका कैपेसिटी है 1 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को यात्राओं को आप यात्रियों को अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लोग 2000 2,500 करके लोग भेजिए। हाँ, 2 महीने तक भेजिए। इससे क्या है, हमारा एक सस्टेनेबल यात्रा होगा, हमारा बाबा का पूरा हिमलिंग भी एकदम सुरक्षित और स्टेबल रहेगा। बाबा को भी खुशी होगा कि भाई जनता यात्री आ रहे हैं और डिवोटी जो भी आ रहे हैं पिलग्रिम्स वो भी अपना मन इच्छा अनुसार यात्रा कर रहे हैं और आपकी जितने भी सर्विसेज आप सप्लाई दे रहे हैं वो भी आप आसानी से दे पाएंगे। तो इससे क्या है, बस थोड़ा सा आपको स्टेज बढ़ा देंगे। अमरनाथ यात्रा ऑपरेट कर देखो दोस्तों, भक्त है तो भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान भी नहीं है। भक्त रोएगा तो भगवान क्या खुश रहेगा क्या? भक्त रो रहा है तो भगवान भी रो रहा है। यहाँ आके भक्त रोते हैं तो बादल भी रोता है। भगवान इसीलिए ना ये दिखाते हैं। श्राइन बोर्ड वालों थोड़ा समझो यार, ये कुंभ बारिश मेला क्यों हो नहीं रही है? ये अमरनाथ जी यात्रा से हाँ। कुंभ मेले की तरह ऑपरेट मत करो, जितना मर्जी भीड़ भेज दो। भेजते जाओ। यहाँ आके क्या होता है, हमें कष्ट ही होता है ना, हम भी आके परेशान होते हैं। तो हमारे भगवान देखते नहीं है क्या? ये इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? भगवान देखते कि एक निकम्मे लोग बैठे हुए हैं, अनलिमिटेड लोगों को बुलाए जा रहे हैं और सबको रुलाए जा रहे हैं। पहले से इनसे रास्ता साफ नहीं होता यार। प्रकृति के साथ हम प्रकृति के साथ खिलवाड़। साथ में हिमलिंग के साथ आप सोचो, अमरनाथ की पहाड़ी पे फू, अमरनाथ की पहाड़ी पे दोस्तों थू, ये चल रहा अमरनाथ की पहाड़ी पे। क्या बताऊं यार, मतलब पूरा यात्रा को आपने कमर्शलाइज तो कर ही दिया, साथ में पूरा बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूँ, हिंदू हूँ, भाजपा को ही वोट देता हूँ, लेकिन भाजपा वालों क्या कर रहे हो यार? तीर्थ को इतना मतलब कमर्शलाइज कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किस चीज़ का चल रहा है? आपको अगर करवाना है ना तो यही यात्रा आप कैलाश मानसरोवर करवा के दिखाओ, मान जाऊंगा। सरकार है हिंदू की, कैलाश मानसरोवर 2 साल से बंद है, अब दूर से दर्शन करवा रहे 50 किलोमीटर से, और वहाँ पे भी आप ऐसे ही पास दे दोगे, वो भी पहाड़ गिर जाएगा। तो आपको अगर करवाने तो कुछ बड़ा करके दिखाओ यार। कश्मीर से धारा 370 क्या हटा दिए, एक नया प्रोपेगेंडा चला दे रहे हो। आ रहे अमरनाथ यात्री मरने के लिए, यहाँ पे मर रहे हैं तो उनका आंकड़ा भी सही से बता दो। सेकेंड 2-3 रूट और बनाओ यार। एक रूट बह गया तो हम लोग फंस जाए 3 दिन के लिए। तो हमें अगर ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होगी तो हम लोग नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। और आपसे भी दोस्तों बोल रहा हूँ, आना तो पहले जत्थे में आना, आषाढ़ महीने में आना। मैं तभी आऊँगा जब बाबा मुझे बुलाएंगे। अब अदरवाइज सरकार कितना भी प्रोपेगेंडा बना ले, मैं आके 2 बार यहाँ देख चुका हूँ, मैं अब अमरनाथ यात्रा नहीं आने वाला जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे। सपने में आकर नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं। अंतरात्मा से आवाज़ आती तो आ जाता हूँ, लेकिन अब अंतरात्मा की भी आवाज़ नहीं सुनूंगा, अब बाबा की आवाज़ सुनूंगा। बाबा बुलाएंगे तभी आएंगे। दोस्तों ओवरऑल कंक्लूड करना चाहता हूँ, मतलब लेकिन अभी भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, क्यों ना क्या बताऊँ, मतलब मन नहीं कर रहा कि चुप हो जाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तकलीफ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा इरिटेशन है ना यार कि मतलब रुकने का मन नहीं कर रहा। क्या बताऊँ आपको, मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा
क्योंकि जब बारिश होती है दोस्तों ना तो अलग ही रहता है ये यात्रा। ये आसान यात्रा नहीं है, मैं शुरू से जानता हूँ, लेकिन बारिश के बाद ये सुपर डुपर टफ यात्रा हो जाती है। टफ है वो उस तो समय ठीक है, पर आप- लेकिन जानबूझ के श्राइन बोर्ड ने से और भी ज्यादा टफ कर दिया। ये देखो ना, जब बारिश में आप एक कॉन्वॉय आया तो दूसरा कॉन्वॉय क्यों भेजा आपने वहाँ से बारिश में? जब आपको पता है 2 दिन की अलर्ट जारी है तो आप वहीं पे रोक दो, जम्मू में ही स्प्रेड कर दो। लोगों को मरने के लिए यहाँ छोड़ देते हो यार, अब यहाँ 2 दिन से जा भी नहीं पाएंगे। तो तकलीफें आप ही ना बढ़ा रहे हो। हम चलो हम पागल हैं, हम आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा पे, आपके पास जा रहे RFID कार्ड बनवाने, आप मत बनाओ RFID, मैनेजमेंट तो बोलो आपके चले जाओ हाथ में है वापस ना। चले जाओ, वहीं से मैनेजमेंट भगा तो दो आपके हमें ना, हाथ में है। क्यों रहते हो बस पे चढ़ने में? मतलब आप ही कमर्शलाइज कर रहे हो, आप ही प्रोपेगेंडा चला रहे हो, यात्रियों को भेज रहे हो, तो यात्री का तकलीफ भी आप ही की जिम्मेवारी है ना। 220 रुपये किस चीज़ के लेते हो भाई? मत लो ना आप। दोस्तों जाओ वैष्णो देवी, वैष्णो माँ श्राइन बोर्ड और अमरनाथ श्राइन बोर्ड आप कंपेयर कर लेना। चरण की धूल नहीं है वैष्णो माँ श्राइन बोर्ड की, अमरनाथ श्राइन बोर्ड कोई फैसिलिटी नहीं है दोस्तों, कोई फैसिलिटी नहीं। हम फैसिलिटी भी नहीं डिमांड कर रहे हैं, बस हम नेसेसिटीज चाह रहे हैं जिससे हमारी यात्रा सुगम हो तकलीफ हो सके। बस सुगम हो, हमें कम से कम पॉटी में हम चैन से कर सकें। इतना ही कर दो भैया, इतना ही कर दो कि पॉटी चैन से कर सकें। तो सब चीज़ का यही है, अगर आदमी घर में परिवार ज़्यादा होगा तो मतलब आटा भी कम पड़ जाता है, तो यहाँ हर चीज़ कम पड़ जाता है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो जाता है हर चीज़ में दोस्तों। तो मैं बहुत निराश हूँ यार, 2 बार बाबा पे भी लगता है यार कि बाबा इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं देते हो यार, कुछ करो। भगवान से मेरी प्रार्थना है साइन बोर्ड को सद्बुद्धि दे, ये साइन बोर्ड निरस्त हो जाए। भगवान आपसे मैं यही मन्नत मांगता हूँ, इस जगह से मैं यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन निकम्मे साइन बोर्ड को निरस्त किया जाए, वैसा बोर्ड बनाया जाए जो लिमिटेड यात्रियों को अमरनाथ यात्रा पे भेजे, सही वक्त पे यात्रा स्टार्ट करे और कैपेबल हो यात्रा सक्सेसफुल कराने के लिए। समझ रहे हैं आप? कैपेबल हो। आपको एक और बात बताता हूँ, पहलगाम से लोग आ रहे हैं 20,000, बालटाल से लोग आ रहे हैं 10,000। वो 20,000 लोग नीचे उतरते हैं, बालटाल से उतनी ही बसें जाती हैं ना जो वहाँ से आती हैं बालटाल के यात्रियों को लेके। पहलगाम वाले यात्री जब नीचे उतरते हैं बस की टिकट नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि डबल रश हो जाता है ना, डबल रश हो पहलगाम जाता का है। भी बालटाल वाले अपने रिटर्न टिकट उसी समय बुक कर लेते उतरने के बाद। पहलगाम वालों के लिए कोई जुगाड़ ही नहीं है। अब वो जाते हैं अपने प्राइवेट टैक्सी से, प्राइवेट बस से, बिना आर्मी की सिक्योरिटी के, इधर उधर होटल में पैसा दे के खाते हैं। उनके आपकी इज्जत तभी तक है जब आप ऊपर जा रहे हो, नीचे आओगे आप पहाड़ से उतर के साथ आपका RFID छीन लिया जाएगा। अब आप कश्मीर से जम्मू कैसे जा रहे हो, रास्ते मर गए, कट गए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो RFID कार्ड जमा आपको जम्मू में लेना चाहिए या श्रीनगर में लेना चाहिए या रेलवे स्टेशन पे लेना चाहिए ना। जिम्मेवारी हमारी, आप लोकेट कर रहे हो ना हमें, तो आप एंड तक लोकेट करो ना। पूरे जम्मू कश्मीर में हम कैसे रहे आपको पता चल जाएगा। जब यात्रा से उतर गए हम मर जाए, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो ये भी एक पॉइंट है RFID कार्ड वाली, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। व्हाट्सएप स्टेटस में हम भी डालते हैं, देखो RFID कार्ड मिल गया मज़ा आता है कुछ करने में भी। अमरनाथ यात्रा आना एक अचीवमेंट है, तो अच्छा लगता है। हम भी चाहते हैं दोस्तों कि हमें देख के और भी लोग आएँ, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा तो बनाना ही पड़ेगा ऐसा वीडियो ना, कोई और तो आपको बताएगा नहीं। लोग ऐसे निकम्मे आके घोड़े पे सोचते हैं। आज मैंने ऐसे लोगों को देखा कि ऐसे जूते पहन के आए ना जिससे वो कैंप से बाथरूम तक नहीं जा सकते हैं, और वो अमरनाथ यात्रा पे आ गए ऐसे जूते पहन के। मैं पूछा यार आप कैसे जाओगे ऐसे जूते पहन के? वो बोला कि नहीं घोड़े पे चढ़ जाऊँगा। जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा तो घोड़े आपने डाल के रखे। सब आदमी निकम्मे लोग आ जा रहे घोड़े पे चढ़ के यात्रा करने के लिए। आने के लिए रास्ता पूरे जाने के लिए रूट रास्ता पे। फिर घोड़े भी उसी रास्ते पे हैं, पालकी भी पूरे उस रूट रास्ते पे है। घोड़े की पट्टी पे आप चलोगे, पूरे रूट पे घोड़ा का आंसू देखा नहीं है तो आपको अमरनाथ यात्रा में रोता हुआ घोड़ा भी मिल जाएगा। तो ऐसा है कि मतलब घोड़ा अनलिमिटेड, घोड़े पे भी लगाम लगाओ यार। घोड़ा अनलिमिटेड, उसके बाद आदमी अनलिमिटेड, हर चीज़ अनलिमिटेड। पिछले साल पंचतरनी में मुझे 300 मीटर जाने में 3 घंटे लगे थे। तो इतना लंबा ह्यूमन रश जाम लगता है, तो इस चीज़ को काबू कौन करेगा? कोई है? वही है ना जो मुझसे 220 रुपये लेता है, उसी को मैं गाली दूँ? किसको दूँ गाली? और यहाँ के जो DC SP ये लोग होते हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा अलग अपना ट्विटर पे चलाते हैं। उनकी वीडियो देखो, हंसी आएगा। मेरी वीडियो देखो। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो दोस्तों, मत करो मेरी बात पे विश्वास। अपने एरिया में जाओ और पता करो कि बरसात के समय में कौन गया था अमरनाथ यात्रा। उससे जाके पूछना कि कैसे किया पॉटी, कहाँ खाया खाना, कितना था टेम्परेचर, कैसे सोया, क्या सुविधाएं मिली, वो तुमको बता देंगे यार। देखो क्या होता है ना कि जब तीर्थ यात्रा करके आते हैं ना तो बाबा के दर्शन अगर हो जाए तो हम सारी तकलीफ भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो यार अपना मोटिव तो पूरा हो गया ना, बाबा के दर्शन हो गए,
क्या बुराई करना है यार, चलो ठीक है तीर्थ यात्रा इतनी तकलीफ होती है, चलो इतना मैनेज है, ये सोच के लोग छोड़ देते हैं। लेकिन देश में मोदी सरकार है, हिंदू की सरकार है, हिंदूवादी बोलते खुद को, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ऑफिस से पूजा करते हैं, कश्मीर से 370 हटा लिया, तो इनसे उम्मीद है ना यार, तो बोलना तो पड़ेगा ना, गलत करोगे तो बोलेंगे हम हमारे साथ। चलो भाई 50 मिनट होने जा रहे हैं, 30 सेकंड और बचे हैं, बस यहीं पे अब कंक्लूड करूंगा। ये देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी सही नहीं है। ये वीडियो मैं 12 तारीख की मेरी ट्रेन है, 14 को मैं अपने शहर पहुँचूंगा, 14 तारीख को मैं ये वीडियो अपने घर से अपलोड करूंगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है आपको आगाह करना, आपको बताना कि यहाँ पे कितनी तकलीफें होती है बरसात के सीज़न में, और श्राइन बोर्ड की नाकामियाँ गिनाना। वीडियो को देखना दोस्तों, शेयर भी करना ताकि लोगों को पता चले। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी, शंकर भगवान की जय हो, जय बाबा बर्फानी।